अध्याय 18। एल्बस डंबलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। विशाल रंगहीन आसमान उसके ऊपर फैला था, जो उसके दुख के प्रति उदासीन था। हैरी टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और उसने साफ हवा की गहरी सांस भरी। बर्फ भरी चमकती पहाड़ी के ऊपर से उगते सूरज को देखना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत होती है, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले पाया। छड़ी टूटने से जैसे उसके एहसास करने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसने बर्फ से ढकी घाटी को देखा और खामोशी में दूर बजती चर्च की घंटियों की आवाज सुनी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी उंगलियां अपनी बाहों में गड़ा रहा था, जैसे शारीरिक दर्द रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसका खून इतनी बार बहा था कि वह गिनती ही भूल गया था। एक बार तो उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां ही गायब हो गई थी। इस यात्रा में उसके सीने और भौं पर घाव हुए थे, जो उसके हाथ और माथे के निशानों के साथ जुड़ गए थे। बहरहाल पहले कभी उसने खुद को इतना कमजोर, खाली, खोखला महसूस नहीं किया था, जैसे उसकी जादुई शक्ति का सबसे अच्छा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। वह जानता था कि अगर वह यह बोलेगा तो हरमाइनी क्या कहेगी। वह कहेगी कि छड़ी बस उतनी ही अच्छी होती है जितना कि उसका इस्तेमाल करने वाला जादूगर। लेकिन यह बात सही नहीं है। उसका मामला अलग था। हरमाइनी ने छड़ी को किसी कंपास की सुई की तरह घूमते और दुश्मन की तरफ सुनहरे लपटे मारते महसूस नहीं किया था। वह छड़ियों के फीनिक्स के जुड़वा बाल के संस्करण को खो चुका था। छड़ी के नष्ट होने के बाद ही उसे एहसास हुआ था कि वह उस पर कितना निर्भर था। उसने अपनी जेब से टूटी हुई छड़ी के टुकड़े निकाले और उनकी तरफ देखे बिना उन्हें गले में लटके हैग्रिड के पाउच में रख लिया। पाउच अब बहुत सारी टूटी और निरर्थक चीजों से पूरी तरह भर चुका था। हैरी का हाथ पुरानी सुनहरी गेंद से टकराया और एक पल के लिए तो उसका मन हुआ कि वह उसे निकालकर फेंक दे। यह भी अभेद थी, मददगार नहीं थी, बेकार थी, जैसे कि डंबलडोर की छोड़ी हर चीज थी। अब उसके मन में डंबलडोर के प्रति गुस्सा लावे की तरह उबलने लगा और उसके भीतर की हर चीज को जलाने लगा। उसके मन से बाकी सारी भावनाएं बाहर निकल गईं। हताशा में उन्होंने यह सोचा था कि गॉड्रिक्स हॉलों में जवाब मिलेंगे। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया था कि उन लोगों को वहां जाना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि यह डंबलडोर द्वारा चुने किसी रहस्यमय रास्ते का हिस्सा था, लेकिन कोई नक्शा नहीं था, कोई योजना नहीं थी। डंबलडोर ने उन्हें अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वे लोग बिना किसी मदद के अकेले ही अनजान खतरों से जूझते रहें, जिनकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डंबलडोर ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था, कोई भी चीज नहीं दी थी। उन लोगों के पास तलवार भी नहीं थी और अब तो हैरी के पास छड़ी भी नहीं थी। यही नहीं, उसके पास से चोर की तस्वीर भी गिर गई थी और निश्चित रूप से अब वोल्डेमॉर्ट के लिए उसका पता लगाना आसान हो जाएगा। वोल्डेमॉर्ट के पास अब सारी जानकारी थी। हैरी, हरमाइनी डर रही थी कि हैरी कहीं उसी की छड़ी से उसे शाप न मार दे। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो हैरी के पास झुककर बैठ गई। उसके हाथ में चाय के 2 कप कांप रहे थे और उसकी बाह के नीचे कोई भारी चीज थी। धन्यवाद, हैरी ने एक कप लेते हुए कहा। अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उसने कहा, क्योंकि वो उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हैरी, तुम जानना चाहते हो कि तस्वीर वाला लड़का कौन था? देखो, मेरे पास यह पुस्तक है। सहमते हुए उसने पुस्तक हैरी की गोद में रख दी। यह एल्बस डंबलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला पुस्तक की नई प्रति थी। कहाँ? कैसे? यह बेथिल्डा के सिटिंग रूम में पड़ी हुई थी। उसके ऊपर यह चिट्ठी चिपकी थी। हरमाइनी ने नुकीली हरी लिखाई की कुछ पंक्तियों को जोर से पढ़ा। प्रिय बेथिल्डा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। पुस्तक की एक प्रति भेज रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। तुमने सब कुछ बता दिया, हालांकि तुम्हें ये याद नहीं होगा। रीटा, मुझे लगता है यह वास्तव में तब आई होगी जब असली बेथिल्डा जिंदा होगी, लेकिन शायद वह इसे पढ़ने की अवस्था में नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हैरी ने डंबलडोर के चेहरे की तरफ देखा और उसके मन में वहशी आनंद का ज्वार उठने लगा। अब उसे वे सारी बातें पता चल जाएंगी जो डंबलडोर ने उसे बताना उचित नहीं समझा था। तुम अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? हरमाइनी ने कहा। हैरी ने नजर उठाकर देखा कि उसकी आंखों में दोबारा आंसू निकल रहे थे। वह समझ गया कि उसका गुस्सा उसके चेहरे पर झलक गया होगा। नहीं, उसने धीरे से कहा। नहीं हरमाइनी, मैं जानता हूँ कि यह बस एक दुर्घटना थी। तुम हम दोनों को वहां से जिंदा निकालने की कोशिश कर रही थी और तुमने कमाल का काम कर दिया।
अगर तुम मेरी मदद के लिए वहां नहीं आई होती तो मैं तो मर गया होता। उसने उसकी फीकी मुस्कान लौटाने की कोशिश की, फिर पुस्तक की तरफ देखने लगा, जिसकी जिल्द सख्त थी। इससे यह स्पष्ट था कि इसे खोला नहीं गया था। वो पन्ने पलटकर तस्वीरें देखने लगा। लगभग तत्काल ही उसे अपनी मनचाही तस्वीर मिल गई। युवा डंबलडोर और उनका आकर्षक साथी, जो किसी मजाक पर बेतहाशा हंस रहा था। हैरी ने कैप्शन पर निगाह डाली। एल्बस डंबलडोर अपनी मां की मृत्यु के कुछ समय बाद अपने मित्र गैलट ग्रिंडलवाल्ड के साथ। हैरी कुछ पलों तक कैप्शन को घूरता रहा। ग्रिंडलवाल्ड? उनका मित्र ग्रिंडलवाल्ड? फिर उसने कनखियों से हरमाइनी को देखा, जो अब भी नाम को इस तरह देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। धीरे धीरे उसने हैरी की तरफ नजरें उठाई। ग्रिंडलवाल्ड? बाकी तस्वीरों को नजरअंदाज करते हुए हैरी ने उस तस्वीर के आसपास के पन्नों पर नजर डाली, ताकि उन पर ग्रिंडलवाल्ड का नाम देख सके। जल्दी ही उसे यह मिल गया और उसने इसे भूखी निगाहों से पढ़ा, लेकिन यह गुम गया। पूरी बात समझने के लिए पीछे जाना जरूरी था और अंततः वह उस अध्याय के शुरू में पहुंच गया, जिसका शीर्षक था बहुसंख्य लोगों की भलाई। वह और हरमाइनी इसे एक साथ पढ़ने लगे। शीघ्र ही अपना 18वां जन्मदिन मनाने जा रहे डंबलडोर जब हॉगवर्ट्स से निकले तो वे प्रशंसा के गुब्बारे पर उड़ रहे थे। हेड बॉय, प्रीफेक्ट, बेहतरीन मंत्र मारन बार्नाबस फिंकले पुरस्कार के विजेता, जादूगर न्याय सभा में ब्रिटेन के युवा प्रतिनिधि, कैरो में हुए अंतर्राष्ट्रीय किमियागर सम्मेलन में क्रांतिकारी योगदान के लिए स्वर्ण पदक विजेता। इसके बाद डंबलडोर एल्फियस डोज के साथ दुनिया के भ्रमण पर जाना चाहते थे, जो उनका बुद्धू लेकिन समर्पित चमचा था, जिसे उन्होंने स्कूल में चुना था। दोनों युवक लंदन में रिश्ती कढ़ाई में रुके और अगली सुबह ग्रीस जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक उल्लू डंबलडोर की मां की मौत की खबर लेकर आ गया। इस पुस्तक के लिए इंटरव्यू देने से इनकार करने वाले डोज ने जनता को इस घटना का भावुक वर्णन बताया है। उसके अनुसार केंड्रा की मौत एक दुखद सदमा थी और विश्व भ्रमण छोड़ने का डंबलडोर का निर्णय बड़ा ही त्यागपूर्ण कार्य था। निश्चित रूप से डंबलडोर तत्काल गॉड्रिक्स हॉलो लौट आए, शायद अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में उन्होंने उनकी देखभाल की? एबरफोर्थ तो सिरफिरा था, एनेट स्मिथ ने कहा, जिसका परिवार उस वक्त गॉड्रिक्स हॉलो के बाहरी इलाके में रहता था। आवारागर्दी करता रहता था। जाहिर है मम्मी डैडी के गुजरने के बाद उसके लिए अफसोस होना चाहिए, लेकिन वो मेरे सिर पर बकरी की लेंडियां मारता रहता था। मुझे नहीं लगता कि अल्बस को उसकी जरा भी परवाह थी। चाहे जो हो, मैंने उन दोनों को कभी साथ नहीं देखा। अगर एल्बस अपने आवारा छोटे भाई को सांत्वना नहीं दे रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि वे अपनी बहन की कैद को सुनिश्चित कर रहे थे। पहली जेलर यानी केंड्रा के मरने के बाद भी एरियाना डंबलडोर की दयनीय दशा में कोई फर्क नहीं आया। उसके जिंदा होने के बारे में डोज जैसे चुनिंदा बाहरी लोगों को ही यह मालूम था, जो उसकी बीमारी की कहानी पर यकीन करते थे। मशहूर जादुई इतिहासकार बेथिल्डा बैकशॉट ने भी इस बात पर यकीन कर लिया, जो डंबलडोर परिवार की पुरानी मित्र है और काफी समय से गॉड्रिक्स हॉलो में ही रह रही हैं। जाहिर है जब बेथिल्डा ने डंबलडोर परिवार के गांव आने पर उन लोगों से शुरुआत में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की थी, तो केंड्रा ने बेथिल्डा को झिड़क दिया था। बहरहाल कई साल बाद बेथिल्डा ने हॉगवर्ट्स में एल्बस को उल्लू भेजकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि वह रूपांतरण आज में अंतर प्रजातीय रूपांतरण पर छपे उनके शोध पत्र से काफी प्रभावित हुई थी। इसके बाद बेथिल्डा का पूरे डंबलडोर परिवार से परिचय हो गया। केंड्रा की मौत के वक्त गॉड्रिक्स हॉलो में सिर्फ बेथिल्डा से ही डंबलडोर की मां की बातचीत होती थी। दुर्भाग्य से बेथिल्डा ने अपने जीवन की शुरुआत में जो बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई थी, अब वह फीकी पड़ चुकी है। आग जल रही है लेकिन कढ़ाई खाली है, जैसा आइवर डिलॉन्सबाई ने मुझे बताया, या एनिड स्मिथ के थोड़े जमीन से जुड़े वाक्यांश में, वह गिलहरी जितनी पागल है। बहरहाल आजमाई हुई पत्रकारिता तकनीकों से मैंने पर्याप्त सच्चाइयों को बाहर निकाल लिया, जिनसे पूरी सनसनीखेज घटना का खुलासा हो गया। बाकी जादूगर दुनिया की तरह ही बेथिल्डा भी सम्मोहन के पलटवार को केंड्रा की असमय मृत्यु का कारण मानती है। यही बात एल्बस और एबरफोर्थ ने बाद के सालों में दोहराई है। बेथिल्डा एरियाना को कमजोर और नाजुक कहकर पारिवारिक टिप्पणी का प्रचार करती है। बहरहाल इस बारे में मैंने बेथिल्डा पर सत्य द्रव का इस्तेमाल किया और यह बहुत ही लाभदायक रहा, क्योंकि वह और सिर्फ वह एल्बस डंबलडोर की जिंदगी के सबसे अच्छी तरह से छिपाए गए रहस्य की पूरी कहानी जानती हैं। अब पहली बार उस रहस्य का खुलासा होगा, जिससे हर उस चीज पर सवाल खड़े होंगे जो डंबलडोर के प्रशंसक उनके बारे में मानते थे।
गुप्त कलाओं के प्रति उनकी नफरत, मगलुओं के दमन के प्रति उनका विरोध, यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा भी। गर्मियों में जब डंबलडोर गॉड्रिक्स हॉलो के अपने घर लौटे तो वे अनाथ हो चुके थे और परिवार के मुखिया बन गए थे। उसी साल गर्मी में बेथिल्डा बैकशॉट के घर पर उनकी बहन का नाती गैलेट ग्रिंडलवाल्ड घूमने के लिए आया। ग्रिंडलवाल्ड का नाम कुख्यात है। उसका नाम सबसे खतरनाक शैतानी जादूगरों की सूची में है। उसका नाम सबसे ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि उससे एक पीढ़ी बाद तुम जानते हो कौन ने आकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। चूंकि ग्रिंडलवाल्ड ने अपने आतंक का साम्राज्य ब्रिटेन में कभी नहीं फैलाया, इसलिए उसके शक्तिशाली बनने के वर्णन यहाँ ज्यादा नहीं जाने जाते हैं। ग्रिंडलवाल्ड की शिक्षा दीक्षा डर्मस्ट्रैंग स्कूल में हुई थी, जो गुप्त कलाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण सहिष्णुता के लिए तब भी कुख्यात था। ग्रिंडलवाल्ड भी डंबलडोर जितना ही प्रभावशाली था। बहरहाल अपनी प्रतिभा के दम पर पुरस्कार जीतने के बजाय गैलेट ग्रिंडलवाल्ड ने उसका दूसरा इस्तेमाल किया। जब वह 16 साल का था तब डर्मस्ट्रैंग जैसे स्कूल ने भी यह महसूस किया कि यह गैलेट ग्रिंडलवाल्ड के खतरनाक प्रयोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद गैलेट ग्रिंडलवाल्ड कुछ समय के लिए कहीं चला गया। जानकारों का दावा है कि वह कुछ महीनों के लिए बाहर चला गया था। अब यह रहस्य उजागर किया जा सकता है कि इस दौरान ग्रिंडलवाल्ड गॉड्रिक्स हॉलो में अपनी नानी की बहन के यहाँ रह रहा था। यह सुनकर बहुत से लोगों को गहरा सदमा लगेगा कि यहाँ एल्बस डंबलडोर से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। बड़ा प्यारा लड़का था, बेथिल्डा ने बताया, चाहे बाद में वह जो भी बना हो। जाहिर है मैंने उसे बेचारे एल्बस से मिलवा दिया क्योंकि यहाँ पर उनकी उम्र के दोस्त नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे को फौरन पसंद करने लगे। यह सच है। बेथिल्डा ने मुझे एक चिट्ठी भी बताई जो एल्बस डंबलडोर ने गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को देर रात भेजी थी, जबकि उन्होंने दिन भर बातचीत की थी। दोनों बहुत प्रभावशाली थे और एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते थे जैसे आग से कड़ाई। कई बार मुझे गैलेट के बेडरूम की खिड़की पर उल्लू के पंजों की आवाज सुनाई देती थी जो एल्बस की चिट्ठी देने आता था। उनके मन में कोई विचार आ जाता था और वे उसे गैलेट को तत्काल बताना चाहते थे। और वे विचार क्या थे? हालांकि एल्बस डंबलडोर के प्रशंसकों को यह जानकर बहुत सदमा लगेगा, लेकिन यहाँ पर उनके 17 साल के हीरो के विचार बताए जा रहे हैं जो उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को लिख कर भेजे थे। मूल पत्र की प्रति पृष्ठ 463 पर देखी जा सकती है। गैलेट, मगलुओं की भलाई के लिए जादूगरों ने उन पर आधिपत्य का तुम्हारा तर्क, मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, हमें शक्ति दी गई है और हाँ, वह शक्ति हमें शासन करने का अधिकार देती है, लेकिन यह शासित लोगों की जिम्मेदारी भी देती है। हमें इस मुद्दे पर जोर देना चाहिए। यही वह नींव का पत्थर होगा जिस पर हम नए समाज का निर्माण करेंगे। जहां हमारा विरोध होगा, जो निश्चित रूप से होगा, वहां यह हमारे सभी तर्कों का आधार होगा। हम बहुसंख्य लोगों की भलाई के लिए सत्ता अपने हाथ में लेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां भी हमारा प्रतिरोध होगा, वहां हम सिर्फ उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जितना आवश्यक हो, उससे ज्यादा नहीं। टर्मस्ट्रैंग में तुमने यही गलती की थी, लेकिन उसका मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें स्कूल से निकाला नहीं जाता तो हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हो पाती। एल्बस, उनके कई प्रशंसक हैरान और हतप्रभ होंगे, लेकिन यह पत्र इस बात का सबूत है कि एल्बस डंबलडोर ने कभी गोपनीयता अधिनियम की धज्जियां उड़ाने और मगलुओं पर जादूगरों का शासन स्थापित करने का सपना देखा था। यह उन लोगों के लिए कितना बड़ा आघात है जो डंबलडोर को हमेशा मगलुओं का सबसे बड़ा हितैषी मानते थे। इस नए सबूत की रोशनी में मगलू अधिकारों के समर्थन के दिए गए उनके भाषण कितने खोखले लगते हैं। एल्बस डंबलडोर बहुत घिनौने नजर आते हैं क्योंकि जब उन्हें अपनी माँ की मौत पर दुख मनाना चाहिए था और अपनी बहन की देखभाल करनी चाहिए थी, उस वक्त वे दुनिया पर शासन करने की योजना बना रहे थे। बेशक डंबलडोर को उनके बेदाग सिंहासन पर कायम रखने के लिए संकल्पवान लोग यह चिल्लाएंगे कि उन्होंने अपनी योजनाओं पर अमल नहीं किया था, कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, कि वे बाद में होश में आ गए थे। बहरहाल सच्चाई बिल्कुल ही अलग और बड़ी सनसनीखेज है। दोस्ती होने के 2 महीने बाद ही डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड अलग अलग हो गए। इसके बाद उनकी मुलाकात तब तक नहीं हुई जब तक कि उनमें ऐतिहासिक द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए अध्याय 22 पढ़ें। अचानक दोस्ती टूटने का क्या कारण था? क्या डंबलडोर होश में आ गए थे? क्या उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड से यह साफ कह दिया था कि वे उसकी योजनाओं में हिस्सा नहीं लेना चाहते? नहीं, अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि ये बेचारी एरियाना की मौत के कारण हुआ था, बेथिल्डा कहती हैं। ये बहुत भयंकर सदमा था।
जब यह हुआ उस वक्त गैलेट उन्हीं के घर पर था। एक रात को वो बहुत परेशान हालत में घर लौटा और मुझसे बोलने लगा कि वह अगले ही दिन घर जाना चाहता है। वो बहुत दुखी दिख रहा था। मैंने एक आवागमन कुंजी से उसे भिजवा दिया और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। एल्बस डंबलडोर एरियाना की मौत से बड़े दुखी थे। यह उन दोनों भाइयों के लिए बहुत बुरी घटना थी। अब दुनिया में उनका एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। कोई हैरानी नहीं थी कि वे आवेश में थे। जानते हैं, एबरफोर्ड ने एल्बस को दोष दिया, जैसा लोग इन भयंकर परिस्थितियों में अक्सर करते हैं। बेचारा एबरफोर्ड हमेशा थोड़ा पागलपन भरी हरकतें करता था। चाहे जो हो, अंत्येष्टि के समय एल्बस की नाक तोड़ना अच्छी बात नहीं थी। इस बात से केंड्रा का दिल टूट जाता कि उनके बेटे अपनी बहन की लाश के ऊपर लड़ रहे थे। कितने अफसोस की बात है कि गैलेट अंत्येष्टि के लिए भी नहीं रुका। इससे से कम एल्बस को तसल्ली मिल जाती। कफन के पास हुई इस लड़ाई की जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो एरियाना डंबलडोर की अंत्येष्टि में गए थे। बहरहाल इससे कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर एबरफोर्ड डंबलडोर ने अपनी बहन की मौत के लिए एल्बस को दोष क्यों दिया? क्या इसका कारण सिर्फ गहरा दुख था, जैसा बेथिल्डा सोचती है, या फिर उसके गुस्से का कोई ज्यादा ठोस कारण था? ग्रिंडलवाल्ड, जिसे साथी विद्यार्थी पर घातक हमलों के कारण डर्मस्ट्रैंग से निकाल दिया गया था, एरियाना की मौत के चंद घंटों के बाद ही देश छोड़कर चला गया, शर्म या डर के कारण? और एल्बस ने उसे दोबारा तब तक नहीं देखा जब तक कि जादूगर समुदाय के आग्रहों के कारण वे उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं हो गए। न तो डंबलडोर न ही ग्रिंडलवाल्ड ने बाद में अपनी किशोरावस्था की इस संक्षिप्त दोस्ती का जिक्र किया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि डंबलडोर ने गैलेट ग्रिंडलवाल्ड से द्वंद्व युद्ध करने के लिए 5 साल तक टामाटोल की, जिस दौरान बहुत सारी मौतें हुई, लोग लापता हुए और भी कई भयंकर घटनाएं हुई। क्या डंबलडोर की झिझक का कारण यह था कि वे उससे प्यार करते थे, या फिर अपने पुराने दोस्त का भेद नहीं खोलना चाहते थे? क्या सिर्फ अनिच्छा से ही डंबलडोर उस व्यक्ति को पकड़ने गए थे जिससे मिलकर वे कभी खुश हुए होते? और एरियाना की रहस्यमय मौत कैसे हुई? क्या वह किसी शैतानी कर्मकांड की अनजान शिकार थी? क्या वह कोई ऐसी बात जान चुकी थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? जब दोनों युवक शोहरत और आधिपत्य की अपनी कोशिशों का अभ्यास कर रहे थे, क्या यह संभव है कि एरियाना डंबलडोर वह पहली शख्स थी जिसने बहुसंख्य लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दी थी? अध्याय यहाँ समाप्त हो गया और हैरी ने ऊपर देखा। हरमाइनी उससे पहले ही पूरा पेज पढ़ चुकी थी। उसने हैरी के हाथों से पुस्तक ली और उसके चेहरे का भाव देखकर थोड़ी दहशत में दिखने लगी। उसने पुस्तक की तरफ देखे बिना इसे बंद कर दिया, जैसे किसी भद्दी चीज को छिपा रही हो। हैरी! लेकिन हैरी ने अपना सिर हिला दिया। उसके भीतर की निश्चितता खत्म हो गई थी। उसे ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा रॉन के जाने के बाद महसूस हुआ था। उसे डंबलडोर पर भरोसा था। वह उन्हें सच्चाई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानता था, लेकिन अब सब कुछ राख हो गया था। उसे अभी और कितना खोना पड़ेगा? रॉन, डंबलडोर, माया पंछी की छड़ी। हैरी! हरमाइनी ने जैसे उसके इन विचारों को पढ़ लिया था। मेरी बात सुनो, यह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन यह बात मत भूलो हैरी, इसे रीटा स्कीटर ने लिखा है। तुमने ग्रिंडलवाल्ड को लिखा वो पत्र पढ़ा था, है ना? हाँ, मैंने पढ़ा था। वो परेशान दिखती हुई थोड़ी झिझकी और चाय के कप को अपने ठंडे हाथों में झुलाने लगी। मुझे लगता है कि वह सबसे बुरा हिस्सा था। बेथिल्डा के हिसाब से ये सिर्फ बातें थीं, लेकिन बहुसंख्य लोगों की भलाई बाद में ग्रिंडलवाल्ड का सूत्र वाक्य बन गया। उसके अत्याचारों को सही ठहराने का तर्क बन गया। और उस चिट्ठी से ऐसा लगता है डंबलडोर ने ही उसे विचार दिया था। नॉर्मन गार्ड के प्रवेश द्वार के ऊपर भी बहुसंख्य लोगों की भलाई लिखा हुआ है। नॉर्मन गार्ड क्या है? वह जेल जो ग्रिंडलवाल्ड ने अपने विरोधियों को कैद करने के लिए बनाई थी। डंबलडोर ने जब उसे पकड़ लिया तो अंततः वह खुद भी वहीं पहुंच गया। खैर, यह यह बड़ा भयंकर विचार है कि डंबलडोर के विचारों के कारण ग्रिंडलवाल्ड को शक्तिशाली बनने में मदद मिली, लेकिन दूसरी तरफ रीटा भी यह नहीं कह सकती है कि उनकी जान पहचान चंद महीनों से ज्यादा समय तक रही थी। तब उनकी उम्र बहुत कम थी। और मैं जानता था तुम यही कहोगी, हैरी ने कहा। वो अपना गुस्सा हरमाइनी पर नहीं उतारना चाहता था, लेकिन उसके लिए अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखना मुश्किल था। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। वे छोटे थे हरमाइनी, उनकी उम्र उतनी ही थी जितनी इस वक्त हमारी है। हमें देखो, हम यहाँ गुप्त कलाओं से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि वे अपने नए दोस्त के साथ मिलकर मगलुओं पर शासन करने की योजना बना रहे थे। उसका गुस्सा ज्यादा समय तक काबू में नहीं रहेगा। उसे कुछ हद तक कम करने के लिए वह उठकर टहलने लगा। हरमाइनी ने कहा,
मैं डंबलडोर की लिखी बातों का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। शासन करने का अधिकार वाली बात बकवास है। यह जादू ही शक्ति है वाली बात है। लेकिन हैरी, उनकी माँ की मौत कुछ ही समय पहले हुई थी। वे घर में बहुत अकेले थे। अकेले? वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके भाई बहन थे, लेकिन उन्होंने अपनी नकारा बहन को कैद कर रखा था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, हरमाइनी ने भी खड़े होते हुए कहा। चाहे उस लड़की के साथ जो भी गड़बड़ हुई हो, मुझे नहीं लगता कि वह नकारे थी। जिस डंबलडोर को हम जानते थे, वे कभी ऐसा नहीं होने देते। जिस डंबलडोर को हम जानते थे, वे मगलुओं पर शक्ति से शासन भी नहीं करना चाहते थे। हैरी चिल्लाया। उसकी आवाज खाली पहाड़ी पर गूंजी और कुछ काले पक्षी चीखते हुए हवा में उठे और मोती जैसे आसमान में उड़ गए। वे बदल गए थे हैरी, वे बदल गए थे। बस यही बात है। हो सकता है 17 साल की उम्र में वे इन चीजों पर यकीन करते हो, लेकिन बाद में जिंदगी भर उन्होंने गुप्त कलाओं के खिलाफ लड़ाई की। डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड को रोका था। उन्होंने मगलू संरक्षण और मगलू परिवार के जादूगरों के हकों की पैरवी की थी। उन्होंने शुरू से ही तुम जानते हो कौन से संघर्ष किया था और उसे हराने की कोशिश में अपनी जान दी थी। रीटा की पुस्तक उन दोनों के बीच जमीन पर पड़ी थी, जिसके कवर पर छपा एल्बस डंबलडोर का चेहरा उनकी तरफ मुस्कुराता रहा। हैरी, माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी नाराजगी का असली कारण यह है कि डंबलडोर ने तुम्हें सारी बातें कभी खुद नहीं बताई। शायद। हैरी गरजा और उसने अपने हाथ सिर के ऊपर उछाल दिए। वह यह नहीं जानता था कि वो अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था या फिर अपने मोह भंग के भार से खुद की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। देखो तो सही, उन्होंने मुझसे क्या मांगा है। हरमाइनी, अपनी जान जोखिम में डालो हैरी, बार बार, हर बार, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं हर चीज स्पष्ट करूंगा। बस मुझ पर अंधों की तरह भरोसा करो। भरोसा करो कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझ पर अंधा भरोसा करो। भले ही मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई, कभी नहीं। उसकी आवाज तनाव के मारे टूट गई। वे निरर्थक के एहसास के साथ एक दूसरे को देखते हुए खड़े हो गए। हैरी को महसूस हुआ कि उस विशाल आसमान के नीचे वे कीड़े मकोड़ों जितने महत्वहीन थे। वे तुमसे प्यार करते थे, हरमाइनी फुसफुसाई। मैं जानती हूँ, वे तुमसे प्यार करते थे। हैरी ने अपनी बाहें नीचे गिरा ली। मैं यह तो नहीं जानता कि वे किससे प्यार करते थे हरमाइनी, लेकिन मुझसे तो कभी नहीं करते थे। वे मुझे जिस उलझन में छोड़ गए हैं, उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मुझे अपने असली विचार बहुत कम बताए हैं। उससे बहुत ज्यादा विचार तो उन्होंने गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को बताए थे। हैरी ने बर्फ पर गिरी हरमाइनी की छड़ी उठा ली और फिर से टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। चाय के लिए धन्यवाद, मैं पहरेदारी का काम पूरा करूंगा। तुम अंदर गर्मी में चली जाओ। हरमाइनी झिझकी, लेकिन समझ गई कि हैरी उसे अंदर भेजना चाहता था। उसने पुस्तक उठाई और उसके पास से होती हुई टेंट में चली गई। जाते जाते उसने हैरी के सिर के ऊपरी हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा। हैरी ने हरमाइनी के स्पर्श पर अपनी आंखें बंद कर ली और यह सोचने के लिए खुद से नफरत करने लगा कि हरमाइनी की बात सच थी और डंबलडोर सचमुच उसकी परवाह करते थे।